बंगाल में दो चेहरों की जंग है। दोनों चेहरे मोर्चे पर डटे हुए हैं। लामबंदी नए सिरे से करने की तैयारी हो रही है। जोर हर ओर से जारी है। जीत और हार के बीच बांटने, तोड़ने, जोड़ने के लिए सब तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास चौड़ी में आप सबका स्वागत है। बंगाल की सियासी लड़ाई बाहरी बनाम बंगाली होते हुए महापुरुषों तक पहुंच गई। लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, जातिगत हर तरीके से लड़ी जा रही है। मगर असली लड़ाई अवधारणाएं और आख्यानों की है। अवधारणा की कौन बाहरी है, अवधारणा की कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आपको आज बंगाल का सियासी समीकरण समझाएंगे। आंकड़ों के बीच एक दिलचस्प खेल दिखाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में होने वाला क्या है। साथ ही पूछेंगे कि कौन है वो जो बंगाल की लड़ाई आधी हार चुका है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर आपको दिखा दूं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ममता की बड़ी तैयारी। बीजेपी को हराने के लिए लामबंद हो सकती हैं पार्टियां। कांग्रेस, वाम दलों से ममता बनर्जी की अपील, विभाजनकारी नीति के खिलाफ टीएमसी का साथ दें। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने खुलेआम दिया है ऑफर। क्या इस ऑफर का मतलब यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ टीएमसी चुनावी मैदान में साथ में हो सकती है? अभी तक महाजोट में लेफ्ट और कांग्रेस साथ में है। देखिए क्या कहा गया। Is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. इसके मायने क्या है? विभाजनकारी नीति के खिलाफ टीएमसी का साथ दें, इसमें क्या छिपा हुआ है? क्या इसमें यह छिपा हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को अभी से यह लगने लगा है कि अपने बल पर चुनावी मैदान में जाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कांग्रेस और वाम दलों के लिए यह आह्वान है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को यह लगता है कि उसका वोट बढ़ सकता है, कांग्रेस और वाम दलों को जा सकता है और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है? या इसमें यह कहने की इसमें यह कहने का निहितार्थ है कि कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस, इनमें नीतिगत आधार पर उतना अलगाव नहीं है, लिहाजा इनको एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए? सौगत राय, जिन्होंने यह बात कही है, वो खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सौगत दा, इसका मतलब क्या है? समझाएंगे इसका मतलब क्या निकालें लोग जो आपने कहा है? कौन चीज का मतलब? आपने कहा है मतलब ये है, सुनिए ना, मतलब ये है कि मैं जो कहा है और हमारा ये व्यू है कि अगर कांग्रेस या वाम दल सचमुच बीजेपी का फिरका परस्ती का पॉलिटिक्स का खिलाफ है तो उसको ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। अगर वो नीति पर अड़े हुए हैं तो उनको देखना चाहिए सारा हिंदुस्तान में बीजेपी का ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स को कौन विरोध कर रहा है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए नीति का उसूलों का आधार पर वाम और कांग्रेस को चाहिए ममता बनर्जी को सपोर्ट करने को, ताकि ये लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूत हो सके। यही हम कह रहे हैं। वो करे नहीं करे दूसरी बात है, लेकिन उनको ये बोलना चाहिए कि हम पहले जो सीताराम येचुरी बोलते हैं कि हमारा प्राइमरी एनिमी है बीजेपी, हम पहले उनको साथ लड़ेंगे फिर तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। मतलब ये कि पहले उनके साथ लड़ने के लिए क्या एक गठजोड़ बन सकता है जिसमें वाम दल और तृणमूल कांग्रेस एक साथ दिखाई दें? नहीं, अभी उतना तो होगा नहीं। वो अलग पार्टी है, मजबूत है, कमजोर है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन कम से कम वो तो कह सकते हैं कि हम अभी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम पहले बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये बोलने में हर्जा क्या है? तो इसमें आपका कहने का मतलब ये कि जहां आप कैंडिडेट्स उतारेंगे वहां कांग्रेस और वामदल ना उतारें, जहां कांग्रेस वामदल होंगे आप नहीं उतारेंगे, या पोस्ट पोल साथ में आ जाएं सब साथ? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं अभी तक तो सीट कैंडिडेट ये तो बात की बात है, पहले तो पॉलिटिकल स्ट्रगल का बात है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई छेड़ेगी कि नहीं वाम और कांग्रेस, यही सवाल उनके सामने है। सौगत दा, ये बात समझ में आ गई। आपने कहा कि सांप्रदायिकता के
खिलाफ और सांप्रदायिक बातें करने वाले, इनके बीच में आप कह रहे हैं कि लड़ाई होने वाली है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि लड़ाई में दूसरी तरफ सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो आपस में कैसे समझ बनाएंगे, उनके बीच में इक्वेशन क्या होगा? क्या वो चुनाव के पहले कोई गठजोड़ बनाएंगे, चुनाव में जाएंगे लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे, बाद में अलायंस होगा? सुनिए ना, चुनावी बात दूसरी है। चुनाव में वो कोई भी लड़े तो उनको तो कहना चाहिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव फिर पार्टी का शक्तियों के खिलाफ पे है, ये उन लोग बोले। वो बोले कि ठीक है, हमें वोट नहीं दीजिए, तृणमूल को दीजिए, बीजेपी को मत दीजिए। ये बोलने में हर्जा क्या है? कैंडिडेट ये सब तो बड़ी बात है, दूसरी बात है, यही मैं समझने का ये बहुत बड़ी बात सौगत दा आपने कही है, ये एक बड़ा आह्वान है जो आपने किया है, लेकिन इसके मायने दूसरों के लिए, दूसरों का परसेप्शन क्या बनता है आपके इस स्टेटमेंट पर, वो भी जान लेना जरूरी है सौगत दा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप बहुत मसरूफ नहीं हैं तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए। मैं उनके भी ओपिनियन लेने के बाद आपके पास वापस आना चाहता हूं। मेरे साथ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी आपसे करा दूं। भारती घोष, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बंगाल इकाई की, सुजाता मंडल, नेता टीएमसी के, ओम प्रकाश जायसवाल, प्रवक्ता बंगाल कांग्रेस के, शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक यहां मेरे साथ स्टूडियो में, और गौतम लाहिरी, सीनियर जर्नलिस्ट, बंगाल के समझने वाले। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। और सबसे पहले तो मैं इस बात को सुजाता जी आपसे ही समझ लेता हूं, ये आपके हिसाब से इसमें सौगत दा ने जो कहा है इसको थोड़ा सा और आप एलैबोरेट कर सकती हैं? थोड़ा फिर से बोलिए, मेरा टावर कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ी था। सौगत दा मेरे साथ लाइन पर हैं। सौगत दा ने एक अपील की है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाएं वामदल, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। इस एकजुटता का मतलब क्या है? देखिए, भाजपा का स्वभाव भी है ऐसा कि वो धर्म के हिसाब से लड़ाता है, हिंदू के मुसलमान के खिलाफ लड़ाता है, मुसलमान से हिंदुओं के खिलाफ लड़ाता है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं में जो जात है, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण, सबको बीच लड़ाता है। मतलब उन लोगों का टारगेट ही है भाजपा वालों के कि धर्म और जात का मुद्दे पे लोगों का दिल जीत लो, लोगों को दिमाग चाट लो। एक्चुअली दिल जीतना नहीं है, दिमाग चाटना है, ठीक है। ये दिमाग चाट के वोट हासिल कर लो, सत्ता हासिल कर लो और देश को, स्टेट को लूट के खाओ। लेकिन हमारा जो तृणमूल कांग्रेस परिवार है और बाकी जो मतलब बाकी बहुत सारा ऐसा भी पार्टी है, मैं सीपीएम कांग्रेस के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं वो पार्टी करती भी नहीं हूँ, उनके बारे में बोलना भी नहीं चाहती हूँ। मैं टीएमसी करती हूँ और भाजपा छोड़ के आई। सौगत दा भी तो टीएमसी करते हैं। सौगत दा तो टीएमसी के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने वाम दलों को और कांग्रेस का आह्वान किया है। अब मैं इसको लेकर जरा भारती घोष के पास जाऊं। भारती घोष जी, दिल जीतना तो छोड़िए, दिमाग चाटा जा रहा है और उसके खिलाफ एक आह्वान हो रहा है एकजुटता का। इस आह्वान को आप कैसे देख रही हैं? बहुत क्विकली देखिए, जब ममता बनर्जी ने बीजेपी का हाथ पकड़ा था 1999 में, एनडीए में जोड़ी हुई थी, तब क्या बीजेपी सांप्रदायिक दल नहीं था? ममता बनर्जी का ये नीति है, सुविधावादी नीति है, कोई नीति नहीं है, आदर्श नहीं है। जब जिसको हाथ पकड़ने तो चलिए, जब मंत्रिमंडल में शामिल थे तब वो क्यों अछूत नहीं थी और अब कैसे अछूत हो गई? मैं लेकिन इस बात को लेकर जरा गौतम लाहिरी जी के पास जाऊं। गौतम दा, इसके मायने क्या है? क्या तृणमूल कांग्रेस ये एक तरीके से प्रीएम्प्ट कर देना चाहती है कि हमने, देखिए, पहले आपको मौका दे दिया था, सबको साथ आने के लिए कह दिया था, आपके विवेक पर छोड़ दिया था, इसलिए पोस्ट पोल सिनेरियो में ये तोहमत ना लगे कि देखिए आपने वो एक बड़ा गठजोड़ नहीं बनने दिया, इसको प्रीएम्प्ट किया गया है क्या? नहीं दिनेश जी, आपका बात सही हो सकता है, लेकिन ये तो पोस्ट पोल सिनेरियो अभी से भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन सौगत का बड़ा सीनियर लीडर है टीएमसी का, अगर वो ऐसे एक महागठबंधन का प्रस्ताव देते हैं बंगाल के लिए, एक नया प्रस्ताव है, निश्चित तौर पे एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। लेकिन बात यह है कि अभी शायद मुझे नहीं लग रहा है, इसका खास तौर पे शायद टीएमसी का ये रणनीति होगा कि हमने तो पहले कर दिया था, तो अगर ये साथ में नहीं आए, मतलब ये भाजपा को मदद करना है ताकि एक सेकुलर वोट को कंसोलिडेट किया जाए। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, सीताराम येचुरी खुद जो कलकत्ता में जाके कहा, जो उनका सौगत जानते ही है वाला गाना शक्ति जो उसका मेन मुखपत्र है, उसमें छपा है कि 20 भाजपा को हराना है तो पहले टीएमसी को हराना है।
सौगत बोल रहा है कि भाजपा को पहले हराओ बाद में टीएमसी, लेकिन ये सीपीएम नहीं बोल रहा है। सीपीएम चाहते हैं कि टीएमसी को ही हराओ, इसलिए वो अभी गठबंधन का संभावना मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि पहले सोचा गया था कि अगर कांग्रेस और वामपंथी एकजुट होकर लड़ेंगे, शायद बीजेपी विरोधी जो वोट है वो थोड़ा बहुत उसमें अगर सेंध लगाएंगे तो शायद तृणमूल के लिए फायदा। अब मान लीजिए इस आह्वान में जो शौकत दा ने किया है, गौतम दा, इसमें अगर एक कदम आगे बढ़ जाए, मान लीजिए कांग्रेस किसी तरीके से रजामंद करे और कोई ऐसी समझ बन जाए कि ठीक है, एक समझ के साथ हम चुनावी मैदान में जाते हैं, क्या उस समझ को अकोमोडेट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस तैयार है? आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं शौकत दा, मान लीजिए आपने एक तरीके से इन्वाइट किया, अब इसमें अगर और पहलकदमी होती है, दूसरा अगर ऑफर आता है और कोई समझ बनाने की कोशिश की जाती है, तो क्या उसमें आप लोग भी सहयोग करेंगे शौकत दा? नहीं, ये बोलने के लिए बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली। वी हैव गिवन, हम लोग एक अगस्त के बेसिस पर एक पुकार किए हैं कि पहले बीजेपी को हराओ, फिर हमारे साथ लड़ना है तो लड़ो। और बीजेपी के साथ लड़ने में हम एक साथ गठबंधन नहीं भी बनाए, लेकिन हमारा जो कहना, हमारा जो चलना वो बीजेपी के खिलाफ होता है, तो हम बीजेपी को कमजोर बना सकते हैं। हमारा आपस में लड़ाई जो है वो तो अलग चीज है, वो अलग रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये चर्चा शुरू हो। सीपीएम का टॉप लीडरशिप जैसे सीताराम येचुरी इसमें क्लियर है, वो बोलते हैं कि बीजेपी को हराना पहले काम है। मैं चाहता हूं कि बंगाल में भी सीपीएम और कांग्रेस का अगर गठबंधन भी हो, वो ऐसे ही लड़े कि पहले बीजेपी को हराने का कोशिश किया जाए, फिर तृणमूल से लिपट लेंगे। नहीं, ये ठीक है, अगर चलेगा तो पॉलिटिक्स ये आप लोगों की पॉलिटिक्स जो है उसको जाहिर है ये सूट करने वाली बात है। लेकिन ओम प्रकाश जायसवाल साहब से मैं समझूं, ओम प्रकाश जायसवाल साहब, कांग्रेस तो तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुकी है, आप लोग जाएंगे कम से कम? ठीक है, वाम दलों का अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। देखिए, हेलो, कहिए, सुन रहे हैं। देखिए, सौगत दा बंगाल के बहुत सीनियर लीडर हैं, हम लोग के भी कभी नेता हुआ करते थे। उनको मालूम होना चाहिए और आप लोग को भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक के खिलाफ पूरा भारतवर्ष में लड़ाई लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में केवल नहीं। और निर्णय जो लेगा हम लोग का हाई कमान लेता है, हम लोग के अधीर चौधरी लेंगे। और जहां तक हम लोग का पर्सनल बात है, आज सौगत जो बात बोल रहे हैं, उनसे पूछिए तो कि वाम फ्रंट को पश्चिम बंगाल से हटाने के लिए कांग्रेस का सहयोग आप लोग के लिए थे, और कांग्रेस आपको सहयोग दे करके पावर में लाया था। लेकिन पावर में आने के बाद आपका नेत्री का और आप लोग का तरीका कैसे बदल गया? कांग्रेस को साइन वोट करने के ऊपर आप लोग उतारू हो गए। जितने भी कांग्रेस के एमएलए थे, जितने भी कांग्रेस के एमपी हैं, जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, जितने भी कांग्रेस के ट्रेड यूनियन है, उसको सब खत्म कर दो। आइए जवाब ले लीजिए शौकत दा, सुन रहे हैं आप? यही तो है टीएमसी का नीति। और वही आपको एक बात और बता दे, आप जवाब भी ले लीजिए ओम प्रकाश जायसवाल, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सिर्फ दिखावे के लिए कहा जा रहा है, करने में तो आचरण में यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को भी भुला दिया, बल्कि उसको भी खत्म करने की तैयारी की। जरा इस पर जवाब ले लें शौकत दा। नहीं, मुझे ये कहना है, ये बात सही है कि 2009 में बंगाल में कांग्रेस तृणमूल के साथ लड़ा, और 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी साथ लड़ा। ये जुट गठबंधन हम टिका नहीं पाए। इसमें किसका दोष है अभी तो एनालाइज करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं कि बंगाल में 2009 या 11 में बीजेपी उतना बड़ा खतरा बन के उभर के नहीं आया था। ये 2019 के बाद बात है
जो जब से बीजेपी बहुत बड़ा शक्ति बन गया, इसके पहले अगर तृणमूल जीतता या कांग्रेस जीतता, सीपीएम जीतता, वो कोई अलग बात था, लेकिन अभी बीजेपी सामने है। शौकत दा, कांग्रेस को एक क्या मैं सिद्धांतिक आपकी बातों के ये मायने निकालूं कि इस बार बीजेपी से अपने दम पर तृणमूल कांग्रेस टकराने में हिचक रही है, इसलिए ये आह्वान है? ये गलत होगा। देखिए, अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं है तो हम लड़ेंगे नहीं, किया हम पूरा लड़ेंगे और हराएंगे बीजेपी को। मैं कांग्रेस के सामने एक सिद्धांतिक सवाल पोस्ट करता हूं, रखता हूं कि आप ये समझो कि सचमुच अगर आप बीजेपी का खिलाफ है, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। शौकत दा, तीन बातें हो सकती हैं जो मेरे जैसे सामान्य बुद्धि के आदमी को समझ में आ रही हैं। नहीं, आप तो अच्छा बुद्धि के बड़े पत्रकार हैं। एक तो मेरे को यह समझ में आ रहा है सर कि आप लोग वाकई सांप्रदायिक मानते हुए बीजेपी को एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको जमीन में ट्रांसलेट करने के लिए फिर आपके पास कोई चुनावी समीकरण भी होना चाहिए, जो अभी नहीं है और ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, चुनावी समीकरण का बात मैं अभी नहीं करने चाहता। दूसरे मुझे ये लग रहा है कि सैद्धांतिक उसको मजबूत बनाने का बात उस कुनबे में एक हाई ग्राउंड लेने के लिए और ये कहने के लिए देखिए हमने पहले पहलकदमी की थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। दूसरे ये हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि हमने कोशिश की लेकिन इस तरीके की कोई एकजुटता हो नहीं पाई। और तीसरे ये हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को कहीं ये हिचक है कि भारतीय जनता पार्टी का कद इस बार इतना बड़ा दिखाई दे रहा है कि चुनाव से पहले आशंकाओं के मद्देनजर उसको साथी चाहिए। ना तीसरी जो अल्टरनेटिव बनाए वो तो सही नहीं है। हमारा शक्ति है, हम लड़ेंगे भी बीजेपी के खिलाफ और हमको एक्सक्यूज देने को नहीं चाहते हैं। कोई एक्सक्यूज देना नहीं चाहते। शौकत दा, कुछ देर और हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और बातें आपसे जाननी है। शिवम त्यागी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबको सुनने के बाद आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि जरा ये समझाइए कि ये आपको किस तरीके से नजर आ रहा है। क्या वैसे ही जैसे एक कोहेसिव फोर्स बनाने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट और उसमें ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो फ्रंट फेस दिखाई दें, इसलिए स्टेटमेंट है या इसके और भी कुछ मायने? देखिए, जायसवाल जी का दर्द मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके साथ चीट हुआ था 31 मेरा ख्याल ये 16 जुलाई की बात है 2013 में ममता दीदी ने कहा था कि हमारा कांग्रेस के साथ जाना गलत था। 2011 से 2014 तक 13 एमएलए थे जिनको वो लेकर कांग्रेस और लेफ्ट से टीएमसी में चले गए थे। 2016 में मुर्शिदाबाद में 22 सीटों में से मात्र 4 सीटें आई थी टीएमसी की। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस के 6 नेता उधर चले गए। ठीक है। तो जायसवाल जी का कहना बिल्कुल सही है। उनको डर लगता है ममता दीदी से कि पता चला बीजेपी से लड़ने के लिए अलाय तो कर लेंगे लेकिन अपनी तो क्रेडिबिलिटी पहले ही 22% से अब पहुंच गए 4% पे, पता चला वो 4% भी नहीं रहा। जहां तक बात है टीएमसी की, वो चीज उनको बहुत समझ में आती है। शुभम, आपने ये जो बात कही इसका अगला हिस्सा जो आप कह रहे हैं मैं आपके पास लौटता हूं और समझूंगा। एक बात शुभम ने ये कह दी है कि देखिए अगर खुद को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि असल में वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो अपना वोट प्रतिशत देख ले। अभी तृणमूल कांग्रेस पर आएंगे, शिवम उस पर आएंगे, जब आएंगे तो आपको एक बार फिर से ले चलेंगे, लेकिन एक अहम खबर देख लीजिए। ये तो आपने देख ही लिया कि सौगत राय ने क्या आह्वान किया है, कांग्रेस और वाम दलों को क्या कहा है, लेकिन ये दूसरी अहम खबर देख लीजिए और उसके फौरन बाद आपको ले चलता हूं मैं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ। ममता बनर्जी के घर में बगावत शुरू हो गई है। भाई कार्तिक बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। बंगाल में खत्म हो वंशवाद की राजनीति, कार्तिक ने कहा है। पहले लोग फिर परिवार का सोचा जाए और इसी तरीके से राजनेता बर्ताव करें, कहा है कार्तिक ने। बंगाल में वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। क्या घर में अपने भतीजे का पक्ष उन्होंने इतना ले लिया कि उनके ही भाई को इस बारे में आवाज उठाने के लिए सामने आना पड़ा? क्या बगावत वाकई काफी बढ़ती जा रही है और इतनी ज्यादा कि बाद में भारतीय जनता पार्टी से टकराने की नौबत आएगी? पहले खुद घर में लगी आग को बुझाना पड़ेगा क्या? ममता बनर्जी के लिए कौन कौन सी वो मुश्किलात हैं और उससे निपटने के लिए क्या रणनीति उन्होंने बनाई है, उसमें से कौन सी कारगर नजर आती है, वो समझने के लिए पहले इस इंफॉर्मेशन पर निगाह डालिए। बीजेपी से बदला लेंगी क्या देवी? बीजेपी से बदला लेने के संदर्भ में वो लगातार ये कहती रहती हैं कि उनको टारगेट पर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उनको परेशान किया है और कम से कम ये जो वर्तमान सरकार है उसके तो निशाने पर ही रही हैं वो। क्या वो बदला ले लेंगी और बदला लेंगी तो कैसे लेंगी? बीजेपी पर पलटवार की तैयारी में तृणमूल कांग्रेस। असल में आप ये देख रहे हैं
कि दोनों ही तरफ से होड़ लगी हुई है। अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस में 6-7 सांसद आने के लिए बेचैन है, यह दावा कर दिया है वहां के खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने। बीजेपी के 6-7 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं, ये पश्चिम बंगाल के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दावा किया है। मंत्री का नाम है ज्योतिप्रिय मलिक। उनका यह दावा है कि तृणमूल कांग्रेस में ममता दीदी अकेली रह जाएंगी, ये कहने वाले सुन लें कि 6 से 7 सांसद संपर्क में हैं और वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक होड़ सी है। आपने देखा कि किस तरीके से अगर कोई ज्वाइन कर लेता है भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी को ज्वाइन करा लिया जाता है तृणमूल कांग्रेस। आपने ये भी देखा कि अगर किसी बाउल गायक के घर में अमित शाह जाकर खाना खा लेते हैं तो उसी को ले जाकर अपने मंच पर ममता बनर्जी खड़ा कर देती हैं। और ये अब आगे वहां पहुंच रहा है जहां पर यह कहा गया है ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, तो उधर से वापस में दावा किया गया है कि 6-7 सांसद संपर्क में हैं और वो कभी भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन तो लगा दी है, लेकिन ममता बनर्जी क्योंकि यहां पर सब फैसले लेती हैं तो ममता बनर्जी को अब यह तय करना है कि उनमें से कौन कौन ज्वाइन करेगा या ज्वाइन करेगा भी कि नहीं। शुवेंदु अधिकारी भी टिके रहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? इसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि वो टिकने वाले नहीं है। क्या मतलब, क्या वो वापस तृणमूल कांग्रेस में आने वाले हैं? हालांकि हम ये देख रहे हैं कि जब से शुवेंदु अधिकारी ने इधर ज्वाइन कर लिया है, उधर अधिकारी परिवार को तृणमूल कांग्रेस में अब वैसी वरीयता बचे हुए लोगों को नहीं मिल रही है जैसी मिला करती थी। कहा यह जा रहा है कि वो वहां नहीं टिकेंगे। क्या वो वापस आ जाएंगे? वो दिन दूर नहीं जब शुवेंदु बीजेपी से किनारा कर लेंगे। ज्योतिप्रिय ने यह भी दावा किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री पश्चिम बंगाल में वो अगर ये दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे की बुनियाद क्या हो सकती है? क्या इसमें इस दावे में दम है या ये सिर्फ क्योंकि कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बहुत चल रहे होते हैं उस दौरान जब ये तमाम दावे होते हैं चुनाव के रनअप में, क्या वैसा ही कुछ है? शिवम त्यागी, सबसे पहले आपसे, ये उधर से भी हो सकता है और मुमकिन है कुछ लोगों को उधर भी फ्यूचर दिखाई दे रहा हो कि इस दावे को नकारा जा सकता है क्या? देखिए, ज्योतिप्रिया जी का स्टेटमेंट सिर्फ इतना नहीं है, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के कहा है कि वो जो 6-7 सांसद हैं वो मई के फर्स्ट वीक में करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि हो सकता है पंडित से उन्होंने शुभ समय दिखवाया हो। बहरहाल एक अलग तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये अपने आप में एक थ्रेट भी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहता हूं 1 महीने के अंदर अंदर कार्तिक जी आपको टीएमसी की जगह भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको ये लेकिन ये जो 6-7 सांसद आने की बात है उनको भी पता है, हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। 2011 में जो लेफ्ट और वामपंथ के साथ उन्होंने किया था, जो कांग्रेस के साथ उन्होंने किया था, एग्जैक्ट वही सिचुएशन आज टीएमसी के साथ बन गई है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन में वो कहीं नहीं है, तो किसी भी तरीके से हाँ एक माइंड गेम खेलने की कोशिश है। लेकिन इतना भी तय है कि जो कार्तिक जी की छवि है उसको देखते हुए आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिलेंगे। कांग्रेस और की ये जो 6-7 सांसद वाली कहानी है, ये मात्र जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे यहां लोगों को सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करके उनको अपनी तरफ ले जाया जाता है, अगर थ्रेट वाली बात है तो फिर इधर भी ये लागू है, फिर आरोप यहां भी एंटरटेन करना पड़ेगा। लेकिन सुजाता मंडल के पास अभी चलूंगा। सुजाता मंडल, जरा मुझे समझाइए किस बिना पर यह दावा हो रहा है? अगर ज्वाइन करने वाले हैं तो हम देख लेंगे कि वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया इसलिए आपको भी कहना पड़ा। कौन सी वो मतलब बीजेपी ज्वाइन करने से कहना पड़ा, टीएमसी ज्वाइन करने से नहीं कहना पड़ा? ममता दीदी अकेली रह जाएंगी चुनाव तक में, ये कह दिया अगर भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपको भी आवश्यक लगा क्या कि 6-7 सांसद का दावा तो हम भी ठोक ही दें? फैशन चल रहा है, मौका चल रहा है, सुनिए भाजपा में वही लोग टीएमसी छोड़ के जा रहा है जो लोग टीएमसी के लिए कैंसर बन गया। ठीक है, तो हम लोग शरीर से कैंसर वाला पार्ट को काट दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो कैंसर वाला पार्ट चला गया। और ऐसा जितना कैंसर वाला पार्ट टीएमसी में है वो जल्दी जल्दी चल के भाजपा में चला जाएगा, तो हमारा पार्टी अगले 5 साल नहीं, अगले मिनिमम 10 साल वेस्ट बंगाल में रूल करेगा और हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी होगा। ये आप आज लिख लो, ठीक है, आज डेट के हिसाब से लिख लो, फिर से वेस्ट बंगाल की सत्ता में टीएमसी आएगा और ममता दीदी चीफ मिनिस्टर बनेगा। भाजपा का सपना ही रह जाएगा। किस स्टेज का कैंसर था जरा ये समझ लें भारती घोष जी से। भारती घोष जी। हाँ जी, ये जो बोल रही है कैंसर, ये हाथ का कैंसर हो तो हाथ काट दिया, पाँव का कैंसर हो तो पाँव काट दिया, ऐसा पूरा बॉडी तो मर जाएगा। ये जो तृणमूल कांग्रेस है ये एक नाव है जिसमें छेद हो गया है और पानी घुसना शुरू हो गया है। अभी एक आदमी वो नाव से लाइफ बोट पकड़ के एक जहाज को, एक बड़ा शिप को पकड़ने के चला गया। ऐसा करके नाव धीरे धीरे खाली होते जा रहा है। अगर ये नाव का कोई
साथी बोले कि है। दूसरा जहाज से ये छेद वाला नाव में आएगा कोई, तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। दिस इज अ sunken ship which is going to sink in Bengal and तृणमूल का हाथ जो भी पकड़ेगा with the previous experience, तृणमूल कांग्रेस डूबेगा, उसके साथ जो भी एलाई आएगा वो भी डूबेगा। ये डूबना श्योर है, क्योंकि ये नाव का जो छेद हुआ है ये अपना घर का छेद है। आप लोग देखेंगे कि हो सके तो फरवरी में आस्था वोट करना पड़ेगा ये सीएम को। इतना खराब अवस्था हुआ है तृणमूल कांग्रेस का कि अपना घर का जो आदमी है, दल का जो आदमी है, वो धीरे धीरे छोड़ रहा है। अब इन दावों की सच्चाई मैं एक तटस्थ ओपिनियन से समझने की कोशिश करता हूं। गौतम दा, ये समझाइए जरा कि क्या वाकई इस समय पॉलिटिशियंस को, जो हार्डकोर पॉलिटिशियंस हैं, जो करियर के तौर पर पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं, जनसेवा उसका एक अंग हो सकता है, उनको फ्यूचर किसी एक तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? नंबर एक। नंबर दो, इन दावों की हकीकत क्या है? मुझे जो लग रहा है कि आपने शुरू में कहा था कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि परसेप्शन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे लग रहा है कि तृणमूल का घर ध्वस्त हो रहा है, अपना घर में बगावत हो रहा है, तो ये भी इनका तृणमूल की तरफ से कहा गया कि भाजपा भी ऐसे नहीं है, उसका घर भी टूट रहा है। लेकिन फिलहाल जो हकीकत है, देखिए टीएमसी का एक सांसद अभी ज्वाइन किया है, सुनील मंडल, अभी 1.5 साल से हुआ है लोकसभा का, अभी बाकी है 4 साल चुनाव का, उन्होंने ज्वाइन किया। काल ममता जी ने, जो शिशिर अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी का पिताजी, उनका जो पद था वहां पे, एक सरकारी पद था, डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन, उससे हटाया गया। इससे लगता है कि शिशिर अधिकारी जो सांसद है शायद वो भाजपा का पाले आ रहा है। उसका और एक बेटा है दिव्येंदु अधिकारी, उसको किसी भी टीएमसी का मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल तो ओपनली 3 सांसद को दिखाई दे रहा है जो भाजपा के तरफ झुका हुआ है। एक तो ज्वाइन कर लिया है, दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ अभी इसलिए वो मई का टाइम दिया है कि मई तक चुनाव हो जाएगा, तो टीएमसी को लग रहा है कि हम ही आ रहा है, इसलिए बाद में जब लोकसभा चुनाव होगा तब हमारे पास ही टिकट लेने आना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे कोई स्थिति है अभी फिलहाल। तो 2 बातें अहम बताई आपने, एक तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, और दूसरे ये कि अगर आप जमीन में जो घट रहा है उसको देखें तो सीधा सीधा ये दिखाई देता है कि वो लोग जो महत्वपूर्ण हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने के लिए लालायित हैं। क्या मई वाला दावा सच्चा है? उसके लिए मई का इंतजार करना होगा। लेकिन ममता सरकार की फिर से मुश्किलें बढ़ी। ममता के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पकड़ा। 1900 करोड़ की धोखाधड़ी के चलते गिरफ्तार केडी सिंह। ममता के पूर्व सांसद तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे हैं और उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया है। और जाहिर है इस समय जबकि बंगाल चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, हर एक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। इस समय वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब केडी सिंह को ईडी के ऑफिसर्स ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या हर एक बात अगर मायने रखती है तो क्या ये भी अहम है, क्या ये भी महत्वपूर्ण है, या सियासत में अब इस तरह की तस्वीरों को अचंभे के तौर पर नहीं देखा जाता और वोटर्स इस पे बहुत ध्यान नहीं देते? लेकिन शिवम त्यागी कुछ कहने के लिए बेकरार थे और साथ में इन तस्वीरों पर टिप्पणी भी। क्विकली देखिए, केडी सिंह पे पिछले 5 साल से ईडी का चल रहा है और जहां तक देखा जाए 5 साल से लगातार ईडी ने उनको प्रोब किया है। और उसके बाद जिस तरह से वो चिट फंड स्कैम में निकलकर आए थे, वो साफ था कि कहीं ना कहीं वो गिरफ्तार होंगे ही। और जहां तक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने कहा कि कैंसर, में उस कैंसर पे एक कमेंट करना चाहता हूं। जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि जो कैंसर है वो टीएमसी का, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अजय देव, सौमित्रा खान, कृष्णेंदु नारायण, हुमायूं कबीर सिंह, असित मल, मोहम्मद गुलाम रबानी, उमापारा, इमाम विश्वास, ये सब तो वही लोग हैं जिन्होंने आपने जिनको 2011 में बुलाकर मंत्रालय दे दिए थे। अलग अलग पार्टी से आए थे, सबकी कमर टूट गई थी। आप 184 सीट लेकर आए थे, 42 कांग्रेस लेकर आई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको पता है इलेक्शन से पहले आप हार चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ कोशिश हो रही है, लेकिन किसी तरीके से ये तस्वीर अच्छी दिखाई दे। इस पूरी बातचीत के बीच में तृणमूल कांग्रेस के बारे में हम सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है ये दोनों वहां सबसे टॉक्ड अबाउट ओपोनेंट्स हैं। लेकिन जब कांग्रेस ये दावा करती है कि देखिए वो तो वेस्ट बंगाल में, हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल हैं, ये दावा आपको करना क्यों पड़ता है? जायसवाल साहब, ये दिखाई और महसूस क्यों नहीं होता? महसूस क्यों नहीं होता? आज पूरे भारतवर्ष में लड़ाई पर, सांप्रदायिक पर बीजेपी से कौन लड़ रहा है? कुछ राज्यों को छोड़ करके पूरा भारतवर्ष में बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस लड़ रहा है।
और आप पहले जो बोल करके गए हैं कि बंगाल में दो चेहरे की लड़ाई है, दो चेहरे की लड़ाई नहीं है। बंगाल में एक और चेहरा, एक और जोट है, उसका भी लड़ाई है, जो आपको अगले विधानसभा चुनाव में 2021 के चुनाव में आपको सामने दिखाई पड़ेगा अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में। और वो पार्टी जमकर लड़ाई लड़ेगी पश्चिम बंगाल में, और शासन भी करे आएगी, पावर में भी आएगी। और हमारे भाई साहब त्यागी साहब बोल करके गए हैं जो 4% की बात, आपको मालूम होगा पुलवामा केस में जो हमारे प्रधानमंत्री घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे कि हम पुलवामा में ये कर दिए, पुलवामा में वो कर दिए, लेकिन आज तक पुलवामा में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए उसका जांच प्रधानमंत्री बहुत अखिल भारतीय नजरिए के साथ आए हैं जायसवाल साहब, पुलवामा तक की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, मैं ओम प्रकाश जी नहीं करिए आप बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति क्यों होती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए दलों में? अब वो कर दिया तृणमूल कांग्रेस ने आह्वान, आइए और एकजुट होइए। अभी एकजुटता कहां दिखाई देगी? ये चुनाव के समय दिखाई देगी, ये फ्रेंडली फाइट्स के तौर पर दिखाई देगी, ये पोस्ट पोल अलायंस में दिखाई देगी, प्री पोल कोई समझौता समझ बनेगी, या फिर यूं ही कह दिया गया और आपने कह दिया कि नहीं सबसे बड़े तो हम लड़ने वाले हैं, इसी सब में खो जाएगी क्या बात? नहीं, हम तो हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आंदोलन पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, हम रास्ते पर हैं, हम पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी के रास्ते पे हैं, जोट के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, मजदूरों के साथ है, और हर जो सारनाथा में आज केडी सिंह को आप दिखा रहे हैं। प्रकाश जायसवाल साहब का जो दावा है वो वाकई बड़ा हो सकता है अगर ये जो गठबंधन है वामपंथियों का और कांग्रेस का, अगर ये 15% के आसपास वोट ले आता है तो गणित गड़बड़ाएगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी। लेकिन एक अहम खबर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सांसद का ममता बनर्जी पर आरोप, बाबुल सुप्रियो ने ममता को नासमझ बताया है। वैक्सीन को लेकर ममता पर बाबुल का कटाक्ष, नॉनसेंस की तरह बात ना करें ममता, बाबुल ने कहा। ममता ने कहा था बंगाल में फ्री वैक्सीन देंगे, बाबुल ने कहा केंद्र पहले से ही फ्री दे रहा है, आप इस बारे में क्यों बोल रही हैं? इस बारे में क्रेडिट की होड़ चल रही है क्या? ये हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। और उस दौरान ये अहम जानकारी, ये अहम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे निकलते हुए तमाम पहलू और उसके बाद अपने मेहमानों से बात और उसके सिरे पकड़ने की कोशिश। जरा ये समझने की भी कोशिश करें कि ये दावा कौन किस आधार पर कर रहा है, वोटों का गणित किसका क्या कहता है। जरा ये देखिए, 180 बनाम 90 सीटें, 180 पर बैंक कर रही है जहां पर तृणमूल कांग्रेस, वहीं 90 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बहुल हैं, हिंदू बहुल हैं, जहां उनको पोलराइज करके भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाकर सीटें निकालने के बारे में सोच रही है। ये 180 सीटें जो आप इधर देख रहे हैं ये वो उन 9 जिलों की हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। देखिए बंगाल चुनाव की 3 खास बातें, चुनाव में जबरदस्त संघर्ष होना तय है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को लेकर भी निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि मौतें हो रही हैं। बीजेपी टीएमसी की सीधी टक्कर जहां पर है उसके संदर्भ में आपको बता दें, हालांकि वाम दल और कांग्रेस और ये कोशिश हो रही है कि आए एक साथ आए, लेकिन इसका कोई मजबूत आधार दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ममता को हल्के में नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये मुस्तकिल देखा है कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं और वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपने पक्ष में हवा मोड़ने में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कुल सीटें 294, तो बहुमत 148, हाफ वे मार्क, कुल जिले 23 है, बड़े जिले 9 हैं। ये वो 9 जिले हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जहां इन 9 जिलों में 180 वो सीटें हैं जिसमें से कई जगहों पर मुस्लिम बहुल आबादी है, और कहा यह जाता है कि इसमें से खासतौर से 90 के आसपास तो वो सीटें हैं जहां सीधे सीधे लिमिटिंग फैक्टर मुस्लिम वोट बनता है। यहां पर वो जिले आपको मैं दिखा रहा हूं, बर्धमान, नदिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, यहां पर आबादी 20 से ज्यादा, यहां तक कि 30 के आसपास तक पहुंच जाती है अल्पसंख्यकों की, और उन वोटर्स पर पूरा दारोमदार। 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा, ये वो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एआईएमआईएम कहां कैंडिडेट उतारेगा और वहां पर यह गणित गड़बड़ा सकता है क्या? अगर वो वोट काटेंगे तो कितना काटेंगे और कितना जा सकता है ममता का वो वोट जिनको वो अपना समझती हैं उनकी तरफ। ये 180 सीटें वो रही हैं जो वाम दल रहे हों। 2006 में जब 230 सीटें वाम दलों ने जीती थी, तब 100 सीटें, 125 सीटें यहां से वो लेकर गए थे, और इसी तरीके से ममता बनर्जी ने जब भी सत्ता में वापसी की है तो 100 के आसपास का आंकड़ा यहां से रहा है। ये 180 सीटें कुर्सी देने वाली रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टारगेट वो 90 सीटें हैं जिन पर दलित आबादी है, दलित हिंदू आबादी है,
जो बाहर से आए हिंदू शरणार्थी हैं उनकी आबादी है। अब जरा ये भी समझते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया 2006 में वाम मोर्चे को 130 सीटें आई थी और इसमें से वो 180 सीटों का चंक कितना था जरा वो भी देख लीजिए। इस 230 में से 100 सीटें उन 125 सीटों से ही मिली थी जो क्रूशियल मानी जा रही हैं, जहां वो अल्पसंख्यक वोटर्स ज्यादा हैं। 2016 में ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी और इसमें भी 100 के आसपास वो सीटें थी जो इन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों से निकलती हैं। कुल मिलाकर आपको बताने का मतलब ये, इसको अगर सार संक्षेप में आप समझें तो 180 बनाम 90। अब किसका 180 पूरा या 180 में से अधिकांश उसकी तरफ आता है और किसकी तरफ इस 90 में से अधिकांश आ जाता है, इसी की पूरी लड़ाई है। लेकिन अब जरा ये समझें कि इन वोटों को आपको ये पीछे का परिदृश्य समझ में आ रहा है, वो रगें समझ में आ रही हैं जिनसे वो शरीर बनता है जीत या हार का, लेकिन इन रगों को टटोलने में कौन फिलहाल कामयाब है और कौन फेल दिखाई दे रहा है? गौतम साहब, ये जो स्ट्रैटेजी है जिसको हम देख रहे हैं, ये टूट जाएगा, उधर से आएगा, या ये देखिए ये बाहरी हैं, हम बंगाल की असली अस्मिता हैं, ये सब इसी गुणा गणित को समझकर बनाया जा रहा है या कोई है जो आपको लगता है इस स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पा रहा है? नहीं, फिलहाल अभी तो ये सब देख के स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा था, लेकिन आज सौगत राय ने जो कहा, जो मेरे को लगता है कि शायद इनके ये लगा, पहले चल रहा था कि ममता का खिलाफ जो वोट है वो डिवाइड होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है भाजपा के खिलाफ अगर डिवाइड होता है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट अगर उसमें सेंध लगाता है, तो ये भी ममता के लिए मुश्किल हो सकता है। सेकुलर वोट में डिवीजन, तो इसलिए ये एक नया, इसलिए उनको बोलना पड़ा कि कांग्रेस और वामपंथी भाजपा को हराना चाहता है तो ममता को सपोर्ट करे। चुनावी गणित तो अलग, चुनावी रणनीति अलग बात है, लेकिन ये जो गौतम दा कहा जाता है कि ये जो अल्पसंख्यक वोटर है हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करता है, उसको समझ में आएगा कि वायबल ज्यादा कौन है? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा यह है कि मुर्शिदाबाद मालदा जिस जिला है, नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, वहां पे कांग्रेस का थोड़ा पहले से ही बेस है, जहां पे कांग्रेस का सीट आता है, जो 42 सीट आए ज्यादा दौर पे उसी एरिया से। ठीक है, तो इसीलिए उस जगह पे तृणमूल का कुछ ज्यादा कुछ करने का ज्यादा उसका पकड़ है नहीं, जबरदस्ती। वो शुभेंदु अधिकारी ने बहरमपुर म्यूनिसिपैलिटी कब्जा किया था तृणमूल के नाम पे, वो अलग बात है। लेकिन बात है कि दक्षिण बंगाल, जहाँ पे कलकत्ता और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जहाँ पे थोड़ा बहुत उर्दू भाषी, हिंदी भाषी मुस्लिम का आबादी है, अगर उसमें अगर एक नया फैक्टर जो आ रहा है कि MIM अगर वो थोड़ा बहुत वोट सेंध करते हैं, कि कांग्रेस भी वोट ले लेते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पे। लेकिन आपने जो बताया गौतम दा कि जिन जगहों पर कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड होता था, जायसवाल साहब मुझे एक बात समझाइए, होता था क्यों हो गया है कांग्रेस के संदर्भ में? वही मैं समझना चाह रहा हूं कि आप लोग वायबल ऑप्शन के तौर पर सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? चुनावों में भी ये कहते हैं कि कोविड के समय वामपंथियों ने तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए काम किया जमीन पर, लेकिन कांग्रेस उस समय भी नदारद थी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज जहां पर मुर्शिदाबाद की बात आप बोल रहे हैं, TMC में जो लोग मुर्शिदाबाद की बात आप जो बोल रहे हैं, आज मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहां पर मजबूती होकर के उभरी है, और TMC के जो नेता लोग हैं वो दिखाने के लिए आप लोग, हमारे मीडिया भाई लोग दिखा रहे हैं, लेकिन नीचे स्तर से वर्कर जो हैं आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी के साथ जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, और नए बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं, MLA MP जा रहे हैं, उसको मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन वर्कर जो जा कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी पूरे बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं, पथ यात्रा कर रहे हैं, उसको कवर नहीं कर रहे मीडिया, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं और मीडिया ने उनसे मुंह फेर रखा है। आपने कह दिया, हमने सुन भी लिया, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं क्या वो उस पर यकीन करेंगे जो आप कह रहे हैं जायसवाल साहब? लेकिन मैं भारती घोष जी के पास ये समझने के लिए जाता हूं। भारती घोष जी, ये जो आह्वान हो रहा है सबको साथ में लाने का, आपको सांप्रदायिक बताने का, इसके बारे में आपने एक जवाब तो दिया कि ममता बनर्जी जब हमारे साथ थी तब हम उतने अछूत नहीं थे, अब उनके लिए अछूत हो गए हैं। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो आपको लगता है वहां का कैडर जो आपको वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर आपके लिए काम कर रहा है, वो ये महसूस करता होगा कि देखिए ये वो लोग आ रहे हैं जो पहले उस पार्टी में थे? पैराड्रॉप किए जा रहे हैं वो लोग तृणमूल कांग्रेस के हमारे ऊपर। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डिसहार्ट होता होगा?
भारती घोष जी, आपने जो प्रश्न पूछा वो थोड़ा बीच में कट गया था, लेकिन मैं आपको जितना सुना है उसके आधार पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस का मुंह से या उनका कोई कार्यकर्ता का मुंह से सेकुलरिज्म वर्ड शोभा नहीं देता। वो जो किया है इतना सालों से, अपीजमेंट ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, और सांप्रदायिक दल तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये उनका दल का अंदर में जो उनका कार्यकर्ता है, टीएमसी का कार्यकर्ता को भी पता चल गया और देश का जनता को भी पता चल गया। और उनका जो नेत्री है वो नेत्री कितना सुविधावादी और अपॉर्चुनिस्ट है, ये सभी दल को पता चल गया। सवाल का जवाब फिर कभी लूंगा आपसे, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि वो लोग तृणमूल कांग्रेस के जो चेहरे रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी में नजर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वहां का नेता जो पहले से बीजेपी में जुड़ा रहा है, क्या वो उपेक्षित महसूस करेगा अपने आप को? फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। हर तरीके की चालें चली जा रही हैं, हर एक दांव आजमाया जा रहा है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की लड़ाई है। अब ये दांव किसका कितना कामयाब होगा? क्या बंगाल की अस्मिता को जिंदाबाद रखने वाले वो लोग जो कह रहे हैं बाहरी आकर यहाँ अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं वो कामयाब होंगे, या बांग्लादेश बना दिया जाने वाला है वेस्ट बंगाल को? ये वाली जो बात कही जा रही है वो लोगों को ज्यादा अपील कर रही है। फिलहाल अड़ी में इतना ही।